तो भैया एक बार पुनः आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज शाम को 7 बजे आप सभी लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है इस चैनल पर। और बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। इस चीज को देखते हुए आप सभी लोगों को लगातार जो है मॉडल पेपर की क्लासें दी जा रही हैं। मॉडल पेपर को लगातार सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। और जो विद्यार्थी लगातार क्लासें कर रहे हैं उनको अच्छा खासा लाभ भी मिल रहा होगा इन क्लासों से, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप लोगों को नए नए प्रश्न सॉल्व कराए जाते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करने का सीधा मतलब है कि आप सभी लोग संपूर्ण फिजिक्स विषय का रिवीजन कर रहे हैं। ओके, चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं अपने समय को लॉस ना करते हुए। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो विद्यार्थी क्लास में आता है, जुड़ता है, वो क्लास में अंत तक जुड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आप आते हैं केवल ऊपर ऊपर देख के अगर आप चले जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। और आप लोग देखते हैं जैसा कि हम क्लास में लास्ट तक जब बने रहते हैं, वैसे आपका पेपर है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है क्लास को अंत तक करें, ठीक, जिससे आपका पेपर अच्छा हो, आपका भविष्य निखरेगा इससे, ठीक है। तो चलिए भाई फिलहाल ज्यादा नहीं समझाते हुए अपने पहले प्रश्न को उठाते हैं हम। और सभी को पता है कि आज हमारा ये तीसरा मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का ये जो पहला प्रश्न है जो कि बहुविकल्पी होता है, आप सभी को पता है कि 6 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न ये है कि बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यों आवेश रखा है? बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कितना होगा? पहला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया। ये जो मॉडल पेपर हमारा है, ये जो हम आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, पहले आपको बता देते हैं, ये जो मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं ये मॉडल पेपर नंबर आपका 3 है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास क्रम से है, ठीक है। थंबनेल पर मत जाइएगा क्योंकि थंबनेल देखकर ही आप लोग पढ़ाई करते हैं, मुझे पता है। तो पहले का पार्ट अगर देखा जाए तो पहले के का पार्ट में बोला गया कि बेलनाकार बर्तन है। और बेलनाकार ये जो बर्तन है, इस बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर आपका यहाँ पर क्यों आवेश रखा है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर आवेश रखा है, देखिए ये अंदर रखा होता तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कुल फ्लक्स होता है बेलनाकार बर्तन ही, चूंकि बंद पृष्ठ है, गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, तो आपका फ्लक्स आपका हो जाता है कुल आवेश बटे 1/ε0। लेकिन आपको हम बता दें, जब ये आपका आवेश खुले पृष्ठ पर रखा होगा तो ये आवेश आपका बट जाएगा। आधा जो इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा, इस आवेश के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो आधा इस बंद आकृति के कारण होगा और आधा फ्लक्स इस खुले सिरे से गुजरेगा। मतलब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स था वो 2 भागों में बढ़ जाता है सममित के कारण। किसके कारण? सममित के कारण। आप लोग लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स गुजरेगा इस आवेश के कारण, आधा फ्लक्स आपका इस अंदर पृष्ठ से गुजरेगा, अंदर वाले पृष्ठ से गुजरेगा, और बाहर वाले पृष्ठ से आधा फ्लक्स गुजरेगा। अर्थात हम लोग ये चीज कह सकते हैं, अर्थात बाहर वाले पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, गुजरने वाला फ्लक्स किस स्थिति में? जब आपका आवेश जो है बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे पर रखा हो, ठीक, तो फ्लक्स आपका 2 भागों में बढ़ जाता है। और खुले सिरे से गुजरने वाला जो फ्लक्स आपका फाई ई हो जाता है वो पहले फ्लक्स का कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। कुल फ्लक्स कितना है? कुल फ्लक्स आपका था Q/ε0। इसका हम लोग आधा करेंगे तो फ्लक्स फाई ई बराबर आपका आ जाएगा Q/2ε0। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन खा पार्ट की ओर। खा पार्ट ये कहता है कि पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप सभी लोग जानते हैं, उसी की मदद से यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है बताएंगे। 4 ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्व की ओर, ये पूर्व की दिशा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा पूर्व की ओर है ऐसे, तो इसके यहां से जो ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो जो धारा की दिशा होगी वो आपकी इधर की ओर होगी, ठीक है। अब देखिए बात ये कही गई है कि पूर्व दिशा में जो प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। इसको ऐसे उत्तर दिशा की ओर ऐसे मतलब मोड़ दिया जाता है। उत्तर दिशा की ओर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऐसे ये मुड़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र इस पर ऐसे कार्य करता है कि पूरब दिशा में जा रहा था, ये उत्तर दिशा की ओर हो जा रहा है। मतलब उत्तर दिशा में इसकी ओर एक बल कार्य कर रहा है जिसको हम लोग कहेंगे चुंबकीय बल, ठीक। और धारा की दिशा क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। अब आप सभी लोगों ने पढ़ा है,
आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो बीच वाली उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये नीचे वाली उंगली जो मुड़ी हुई होती है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बल अगर ऐसे लग रहा है, धारा की दिशा ऐसे है, तो इस देखो ये जो बल होता है और ये जो धारा की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र, बल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर बल ऐसे लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे बाहर की ओर हो जाएगी। मतलब सॉरी, बल अगर ऐसा लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे बाहर की ओर हो जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, तल से लंबवत ऊपर की ओर या तल से लंबवत नीचे की ओर। तो अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो बल अगर ऐसे कार्य कर रहा है तो इसके लंबवत ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर जो है बल की दिशा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा में अंगुली इधर रखेंगे और चुंबकीय बल की दिशा इधर, और ये बल, अंगुली और धारा वाली उंगली तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये तीनों ऐसे ऐसे होंगी, तल के लंबवत ऐसे बाहर की ओर, ऐसे समझ पाइए, ऐसे, तभी तो ये इसके लंबवत होगा, ये इसके लंबवत होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनमें जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, नहीं लंबवत होता है। ठीक, तो चूंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रारंभ में विराम अवस्था में होता है। क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। तो विराम अवस्था में होने की वजह से जो विद्युत बल रेखाएं होती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनमें चूंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और वेक्टर बी ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके जो है पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया तो प्रारंभ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विराम अवस्था में होता है। बात को ध्यान समझिएगा, प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। तो विराम अवस्था में होने की वजह से उस पर किस क्षेत्र द्वारा बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा बल कार्य करता है। और विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल कार्य करता है ई बराबर होता है F/Q। इस पर जो कार्य करने वाला बल होता है वो आपका Q इंटू में E होता है, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, E इंटू में E। तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो E इंटू E कार्य करता है। देखिए मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा भाई, जो कार्य करने वाला बल होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश बड़े वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल कार्य करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। लेकिन जो ये दूसरा ऑप्शन दिया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करना प्रारंभ करेगा, क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा में या तरंग संचरण की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के लंब तल में तथा तरंग संचरण की दिशा में। 4 ऑप्शन दिए गए। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह आवेशित करके वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, आवेशित करके वेग पर निर्भर करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन शुरुआत में क्या होता है, विराम अवस्था में होता है, इस वजह से उस पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं कार्य करता है, बल्कि कौन क्षेत्र कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। और विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत क्षेत्र के बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्पिलकार मार्ग पर क्या करता है, मूव करता है, गति करता है, यानी सर्पिल पथ पर घूमता है। यहाँ पर ये भी चीज लिखे दे रहे हैं, सर्पिल पथ पर घूमता है, पथ पर घूमता है। तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के मार्ग में हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो कि इलेक्ट्रॉन के वेग पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन शुरुआत में होता है विराम अवस्था में, जिस वजह से उस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आने की वजह से वो क्या होता है, सर्पिल पथ पर घूमता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विद्युत क्षेत्र की दिशा में वो क्या करता है, गति करता है, मूव करता है, गति करना प्रारंभ करता है। आगे बढ़ते हैं घ पार्ट की ओर। ठीक है, घ पार्ट की ओर। घ पार्ट में दिया गया है कि एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। तो द्विउत्तल लेंस हम एक उत्तल लेंस को ही बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस के ये प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या r1 होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, लेकिन दिया गया कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी r है। तो ये प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक इसलिए होगी क्योंकि एक अक्ष की धन दिशा में दूरी पड़ती है, और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी ऋणात्मक होती है, r2 बराबर आपका -r हो जाएगा, चूंकि वैल्यू दी गई है कि त्रिज्याएं कितनी है, r है। ठीक है, लेकिन कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होगी ये चीज आपको पता होगी तो आप आसानी के साथ रिलेशन निकाल लेंगे। अपवर्तनांक को म्यू से लिखा और उसकी वैल्यू 1.5 दी है। लेंस मेकर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, 1/f बराबर होता है म्यू -1 1/r1 -1 होता है r2। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे 1/f बराबर 1.5 -1 1/r1 की अगर बात करें तो प्लस r है, r2 की बात करें तो -r माइनस सूत्र वाला ये प्लस r हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1.5 से 1 को घटाएंगे तो ये 0.5 हो जाएगा।
इसमें एक एक 2 हो जाएगा, नीचे हर एक आर ले लेंगे। 1/f बराबर 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 1.0 हो जाएगा बटे में आर। कैंची गुणा करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए f बराबर कितना होगा, आर होगा। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। आगे दिया है अंगा पार्ट। अंगा पार्ट देखिए, अंगा पार्ट में क्या दिया गया है कि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव कितना होगा। देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा का विभव होगा उसको हम लोग बोलते हैं वीआरएमएस। क्या बोलते हैं, वीआरएमएस। वो आपको दिया गया है 220 वोल्ट। कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव, शिखर विभव का मतलब होता है ये वी नॉट की बात कर रहे हैं। तो हम सभी लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट बाई रूट टू। कितना होता है, वी नॉट बाई रूट टू। तो जब वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो रूट टू इंटू में हो जाएगा वी आर एम एस। क्या हो जाएगा, वी आर एम एस। वी नॉट बराबर रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है और गुणे में वी आर एम एस की वैल्यू आपको दी गई है 220। कितनी दी गई, 220। जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये 311 दशमलव कुछ करके आएगा, 311.08 आएगा। और ये वैल्यू लगभग लगभग किसके, आप ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर में टिक कीजिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 220 वोल्ट, लगभग 160 वोल्ट, लगभग 310 वोल्ट और उसके बाद 440 वोल्ट। तो लगभग 310 वोल्ट की ये करीब वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक, क्वेश्चन जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्लास को बनाने में। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता बढ़ जाती, घट जाती, वही रहती, शून्य रहती। अभी मैंने आप लोगों को अर्धचालक चैप्टर की 1 शॉर्ट क्लास दी थी और उसमें मैंने आपको बताया कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी पंच संयोजी तत्व अब द्रव्य के रूप में जब मिलाते हैं तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक, और इस प्रक्रिया को हम लोग अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर भी चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करते हैं, मतलब डोपिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। चालकता क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या मैं इसे रफ करूं, चलिए भाई इसको हम लोग रफ करते हैं भाई। ठीक है, सभी विद्यार्थी भाई क्लास को शेयर कर दिया करें। ठीक है, और डेली आप सभी लोगों की क्लास होती है, आप लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जा रहा है। आप लोगों ने मॉडल प्रश्न पत्र बोला, मैं मॉडल प्रश्न पत्र भी उसकी भी क्लासेस दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल बोला, न्यूमेरिकल की क्लास कल आपको न्यूमेरिकल की क्लास दे देंगे। ठीक है, टेंशन किसी बात की मत लीजिएगा। न्यूमेरिकल और ये सब मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, इसी महीने में सब आपका हो जाएगा, परेशान मत होइए। खंडबा में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे का पार्ट दिया गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो देखिए, दूसरे का पार्ट, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से बोलते हैं। रो बराबर होता है आर ए अपान में एल, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मात्रक निकालना हमें, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बटे में आपका हो जाएगा मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। रो का मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा भाई, ओम मीटर। मात्रक ही आपसे प्रश्न में पूछा गया, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। खा पार्ट देखिए क्या दिया गया। खा पार्ट दिया गया कि धनात्मक जेड अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित है। देखो, ये आपका होता है वाई अक्ष और ये आपका होता है एक्स अक्ष और ये आपका होता है जेड अक्ष। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। जेड अक्ष पर एक तार रखा है जिसमें प्रवाहित जो धारा है वो आपकी 10 एम्पीयर है। और ये बोले गए, ये उन्होंने बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु 10 सेंटीमीटर कामा 0, मतलब एक्स अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। आर का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, वाई और जेड अक्ष पर 0 है आपका, है ना। और 10 सेंटीमीटर को हम सभी लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 0.1 मीटर। अब चूंकि एक चालक तार है तो चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैंने आप लोगों को बताया, तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका होता है म्यू 0 I अपान में। अगर कुंडली के कारण बात करते हैं तो 2r से भाग करते हैं म्यू 0 I को, और तार के कारण बात करते हैं तो 2 पाई r से भाग कर देते हैं। b बराबर म्यू 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 पाई गुणे 10 की पावर -7। I की बात करें तो 10 एम्पियर है और बात करें नीचे 2 पाई आपका है। r की वैल्यू आपको 0.1 दी गई है। 2 पाई से 4 पाई को काटोगे 2 बचेगा, है ना। इस पॉइंट को घटाओगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात। देखिए यहाँ -7, 100 को 10 की घात 2 ले सकते हैं। 10 की घात 2, 10 की घात -7, 10 की घात -5 बचेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, तो आप कहेंगे टेस्ला होता है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और गा पार्ट को देखते हैं। गा पार्ट में दिया गया लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम, तो मैं लेंज का नियम बताऊं तो लेंज का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। इसे हम सभी लोग लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुविकल्पी में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही एक रूप है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही क्या है? एक रूप है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, और प्रथम नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है, और लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो हम सभी लोग ये चीज कह सकते हैं। लेंज का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। इसे लेंज का नियम कहते हैं, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरीके से गा पाठ भी होता है। और आगे बढ़ते हैं हम घा पाठ। ठीक, घा पाठ में बोला गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखिए भी पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन सेट नंबर 1 से आए। प्लेलिस्ट आप देखिएगा, सेट नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन चलिए सरसरी तौर पर बता दे रहे हैं, लेकिन एक बार हम बता चुके हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, बहुत अच्छे से और डिटेल से आपको बता चुके हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बताता है कि प्रकाश जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो वो अविलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, और आपतन कोण का मान इतना बढ़ाएं। आपतन कोण का मान देखो, इसमें अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों चीजें आपको समझना है। ये जो आपतन कोण इसका मान इतना बढ़ाएं कि जो ये परावर्तन कोण आर है इसका मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। और परावर्तन कोण का मान जैसे आर 90 डिग्री हो जाएगा, वैसे आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहता है कि इस क्रांतिक कोण का मान इतना, मतलब क्या कर दें, क्रांतिक कोण का मान थोड़ा और अधिक बढ़ा दें, तो ये प्रकाश कण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को हम सभी लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, और प्रकाशिक तंत्र इस पर आधारित युक्ति है। एग्जाम में प्रकाशिक तंत्र पूछा गया, किस पर, प्रकाश की किस घटना पर आधारित युक्ति है? तो ये प्रकाशिक तंत्र जो होती है ये प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के पहुंचा देती है। ठीक है, और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही लागू होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित अगर युक्ति का नाम पूछा जाए तो प्रकाशिक तंतु बोलेंगे। प्रकाशिक तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होती है। जब प्रकाश होता है, जब आप बोलेंगे आपतन कोण का मान इतना अधिक बढ़ा दें कि प्रकाश किरण जो है वो विरल माध्यम में ना जाकर के सघन माध्यम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस गणना को हम सभी लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में नंबर 1 में ये भी बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें जरूर याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त ये है कि आपतन कोण का मान जो होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में वापस लौट पाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट पाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव हो पाती है। ये ऊपर होता है सघन माध्यम और नीचे होता है आपका विरल माध्यम। तो हमारे समझ से आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अंगा पाठ। कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन, देखिए कार्यफलन क्या होता है कि देखो मैंने आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में बताया कि कोई धातु की सतह है, कोई धातु की सतह है, तो धातु की सतह पर जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो वह न्यूनतम देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकती है वो क्या कहलाती है? उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन में आप सभी लोग क्या बोलेंगे? कार्यफलन में आप सभी लोग ये चीज बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? धातु का कार्यफलन कहलाती है। धातु के कार्यफलन को हम सभी लोग W से लिखते हैं और W बराबर आपका होता है H न्यू नॉट। न्यू नॉट जहां होती है देहली आवृत्ति और न्यू नॉट के स्थान पर हम सभी लोग लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट जहां होती है वो आपकी होती है देहली तरंग दैर्ध्य। क्या होती है भाई? देहली तरंग दैर्ध्य। इसके मात्रक की बात करें, कार्यफलन का मात्रक आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, आर्ग भी होता है और जूल भी होता है। ये सब मात्रक है कार्यफलन के। तो कार्यफलन की परिभाषा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। सही लिखा ना मैंने? जूल, आर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब कार्यफलन के मात्रक हैं। कार्यफलन की परिभाषा आप सभी लोग लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है वह कहलाती है उस धातु का कार्यफलन। कार्यफलन को W से व्यक्त करते हैं। W बराबर H न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट देहली आवृत्ति होती है और देहली आवृत्ति बराबर होता है C अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट देहली तरंग दैर्ध्य होती है। ये तीनों परिभाषा रट डालिएगा, एग्जाम में आती जरूर है। आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है चा पार्ट। फोटॉन की ऊर्जा का व्यंजक आपको लिखना है। चा पार्ट में दिया गया है कि फोटॉन की ऊर्जा,
तो फोटॉन क्या था, आइंस्टीन समीकरण में आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जो प्रकाश होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जैसे हम सभी लोग फोटॉन कहते हैं। और एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसको हम एच न्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। न्यू होती है आवृत्ति। इन्होंने कहा कि फोटॉन की ऊर्जा का जो व्यंजक है वो प्लांक नियतांक और तरंगदैर्ध्य के पदों में लिखो। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया न्यू बराबर आपका होता है सी अपान लैम्डा। अगर न्यू नॉट की बात करेंगे तो सी अपान लैम्डा नॉट, अगर न्यू की बात करेंगे आवृत्ति होती है सी अपान लैम्डा, तो ये आपका सूत्र आ जाएगा ई बराबर एच सी अपान में लैम्डा। अब ये सूत्र आपका बन गया प्लांक नियतांक एच और लैम्डा तरंगदैर्ध्य के पदों में। बस यही आपसे व्यंजक पूछा गया था 1 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, खंड सा की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और खंड सा में 2-2 नंबर वाले प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करें भाई, खंड सा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे से 2 मॉडल पेपर एक मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो अगला जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको पहले वाले मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिला, अभी लॉन्ग क्वेश्चन कई सारे आपको देखने को मिलेंगे जो सेट नंबर 1 में मैंने आपको कराए। मैं ये भी बता दूंगा सेट नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन कराया था, ठीक, ये भी बता दूंगा, भरोसा आपको हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आगे बात करें, खंड सा में उपर्युक्त परिपथ आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम बताइए। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम अभी हमको लग रहा है कल ही वाली क्लास में आप लोगों को बताया है। कल वाली क्लास में 5वें का जो अंगा पाठ था किरचॉफ का धारा वोल्टेज संबंधी नियम, मैंने आप लोगों को कल बताया है। पहले नियम को संधि या धारा का नियम कहते हैं, या आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, और इसमें बताया गया था कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या था, और चित्र भी मैंने बनाया था। द्वितीय नियम क्या था, किसी वैद्युत परिपथ के किसी खंड या पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम था। किरचॉफ के प्रथम नियम को अगर हम सभी लोग सांकेतिक रूप में लिखें तो सांकेतिक रूप का मतलब सिग्मा आई बराबर 0, ठीक। और द्वितीय नियम को अगर लिखे हम सांकेतिक रूप में, द्वितीय नियम को सांकेतिक रूप में लिखे से उल्टता का नियम या पास का नियम या लूप का नियम के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसमें सिग्मा आई आर बराबर कितना होता है आपका, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम या उल्टता का नियम कहलाता है, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। ये कल मैंने बताया था आप लोगों को दूसरे सेट में, जो कल वाली क्लास में उसी में मैंने बताया। अच्छा, अगला देखिए तो खा पाठ में देखिए ये बोला गया है कि आप प्रिज्म के लिए आई माइनस डेल्टा, ये जो आई माइनस डेल्टा बना ये क्या है, आई आपतन कोण और डेल्टा जो है विचलन कोण के बीच वक्र खींचना है और वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाना है। अभी आप लोगों को मैंने लैब में प्रैक्टिकल वाला वीडियो भेजा था कि प्रिज्म के पदार्थ के क्या अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात करना आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींच करके। आप लोगों ने अगर हमारा प्रैक्टिकल देखा होगा तो मैंने वहां पर ग्राफ भी खींचा था। ग्राफ कैसे खींचा था देखिए, ग्राफ पेपर में एक अक्ष पर आपतन कोण था आपका, यहां पर हमने आपतन कोण को दर्शाया था और मैंने कहा था कि आपतन कोण आप लेना एक न्यून कोण। हमने 30 डिग्री से लेना शुरू किया था, 30 लिया था, फिर 35 लिया था, फिर 40 लिया था, हमको तो पूरा मान भी याद है, 50 लिया था, सॉरी 45, 5 डिग्री के कोण पर मैंने आपतन कोण का मान लिया था, ठीक। 40, 45, 50, फिर 55, इस तरीके से 6 स्थितियां ली थी। 6 स्थितियों में हमने सारणी जो बनाई थी वो लगभग 36 से बनाई थी, और फिर 38 बनाया था, फिर 40 बनाया था, फिर 42 बनाया था, 44 बनाया था, और फिर 46 बनाया था। देखिए 30 डिग्री पर हमको जो है आपतन कोण अगर 30 डिग्री रखते हैं तो प्रिज्म से विचलन कोण की स्थिति लगभग हमको कहीं 46 पर देखने को मिलती है। 35 पर धीरे धीरे घटती जाती है, 42 पर देखने को मिलती है, और 40 पर कहीं पर हमको जो है 38 देखने को मिलती है। 45 पर फिर ये स्थिति बढ़ना शुरू हो जाती है, 40 पर देखने को मिलती है। 50 पर ये स्थिति हमको 44 पर देखने को मिलती है। 55 पर ये स्थिति और भी ज्यादा दूर हमें देखने को मिलती है, 46। मतलब पहले क्या होता है कि जो आपतन कोण का मान हम जब बढ़ाते चले जाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि विचलन कोण का मान बहुत ज्यादा घट जाता है, और फिर उसके बाद फिर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है, ठीक। और इस चीज को जब हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये ग्राफ ये जो कहलाता है इसे कहते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति।
40 डिग्री के कोण पर जो हमको न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हुआ वो आपका 38 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक, तो इस तरीके से आई और डेल्टा के बीच ग्राफ खींचने के लिए आपसे बोला गया। अब साधारण तौर पर इसको ऐसे भी खींच सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला जो क्वेश्चन है गा पार्ट में ये पूछा गया है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बताइए। देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, नाभिकीय का मतलब दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो परिभाषा में आप सभी लोग ले सकते हैं दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन कहलाती है। दो हल्के नाभिकों के परस्पर मतलब संलयित होकर के भारी नाभिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन कहलाती है। लेकिन नाभिकीय संलयन इतने कहने से आपको पूरे नंबर थोड़ी मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल समझिए। देखिए जब हम सभी लोग क्या करते हैं, एक प्रोटियम, ठीक है, एक क्या कहते हैं ड्यूटीरियम ले लेते हैं। देखिए 1H2 ड्यूटीरियम इसे बोलते हैं, फिर 1H2 ड्यूटीरियम ले लिया तो निर्माण करते हैं 1H3 मतलब ट्राइटियम का। पता है ना ये ट्राइटियम है, समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक अभी कल ही मैंने पढ़ाया है। और प्लस 1H1 इसको प्रोटियम बोलते हैं, और प्लस इसमें 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व्यक्त होती है। और फिर ये जो ट्राइटियम है 1H3 इसको फिर 1H2 यानी ड्यूटीरियम के साथ ये क्या होता है, मिलता है तो एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, एक हीलियम नाभिक 2He4 और प्लस 0N1 मतलब एक न्यूट्रॉन निकलता है, और प्लस 17.4 नहीं 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया मैंने आप सभी लोगों के सामने लिखी इसमें क्या लिखा है, दो हल्के नाभिक क्या है परस्पर संयुक्त होकर या संलयित होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्यूटीरियम मिल करके भारी नाभिक का निर्माण किए 1H3 ट्राइटियम का। ठीक, उसके बाद ट्राइटियम अगर ड्यूटीरियम से मिलता है तो एक और भारी नाभिक का निर्माण करता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं हीलियम नाभिक। ठीक, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, नाभिकीय संलयन का एक बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से नाभिकीय संलयन की आप लोग व्याख्या कर सकते हैं कि दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के जब भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये अब क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन, और ये उसका उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। घा पार्ट में एक चित्र आप लोगों के सामने बनाया गया है जो कि अर्धचालक चैप्टर सा है। जिन लोगों ने मेरी पिछले साल की 99 न्यूमेरिकल वाली सीरीज देखी है वो अर्धचालक का एक भी चैप्टर गलत नहीं कर, मतलब एक भी न्यूमेरिकल अर्धचालक चैप्टर से चाहे जो आ जाए वो गलत नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो ये 6 ओम का प्रतिरोध है। कितने ओम का है, 6 ओम का। फिर एक संधि डायोड और है, एक और संधि डायोड है, ध्यान से समझिए। दूसरा वाला 2 ओम का है, तीसरा वाला 3 ओम का है, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई जो कि 10 वोल्ट की। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पश्च अभिनत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। पीएन संधि डायोड के जब पी सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से और एन सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो वह पीएन संधि डायोड होता है अग्र अभिनत में, और अग्र अभिनत में परिपथ में धारा बहती है। जैसे वी डिस्टेंस से तुम्हें आप लोगों ने वहां पर पढ़ा है कि संतुलन की स्थिति में धारा बीच में नहीं बहती, उसी तरीके से यहाँ पर जो ये डायोड ये वाला D2 वाला मान लीजिए दूसरा वाला जो डायोड है इसका एन सिरा जो है वो बैटरी के आकर के धन टर्मिनल से जुड़ा है। ठीक, और पी सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा है, जिस वजह से डायोड D2 पश्च अभिनत में है, और जब पश्च अभिनत में होगा तो ये धारा को नहीं बहने देगा। अर्थात 2 ओम में धारा जो होगी 2 ओम हम कह सकते हैं प्रभावहीन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें धारा जाएगी ही नहीं, क्योंकि डायोड D2 क्या होगा, पश्च अभिनत में होगा। अच्छा, डायोड ये वाला और ये वाला अग्र अभिनत में क्यों, क्योंकि इसके दोनों पी सिरे बैटरी के धन टर्मिनल से और दोनों एन सिरे बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़े हैं, इसलिए D1 और D3 डायोड जो है वो आपस में क्या है, अग्र अभिनत में, जिस वजह से 6 ओम और 3 ओम में धारा बहेगी। तो परिपथ के जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो 6 ओम और 3 ओम है आपके समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2। एक हर ले लेंगे 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो 1/R बराबर आपका आ जाएगा 3/6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, R बराबर आपका आ जाएगा 2 ओम। R बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 ओम आ जाएगा। ये परिपथ का आ गया कुल प्रतिरोध। लेकिन क्वेश्चन में पूछा आपसे ये गया है कि बैटरी से प्रवाहित धारा निकालिए। तो नाउ अब हम सभी लोग लगा देंगे सूत्र V बराबर IR। हमको चाहिए धारा, I बराबर आ जाएगा V/R। इस परिपथ का वोल्टेज टोटल है 10 वोल्ट और कुल प्रतिरोध आपका आया है 2 ओम।
प्रतिरोध रेजिस्टेंस टोटल जो लगेगा वो 2 ओम लगेगा। तो आई बराबर ये आ जाएगी 5 एम्पियर की धारा। कितने एम्पियर की धारा आ जाएगी? 5 एम्पियर की धारा आपकी आ जाएगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है आप सभी लोगों को, और हमें उम्मीद है कि क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। मेरा काम केवल सोल्यूशन देना ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, मेरा काम है आप सभी लोगों को चीजों को समझाना, जिससे उससे रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो कम से कम आप कर तो पाए। नहीं, क्या मतलब है, आप एक सेट ही शुद्ध नहीं हल कर रहे हैं तो दूसरा सेट भी आपको कठिन लगेगा, ठीक है। अगर आप एक सेट को मन से, तन से, धन न लगाइए, मन और तन लगा दीजिए एक प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने में अच्छे से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं अगला आपका जो पेपर होगा, जो भी आप अगला पेपर उठाएंगे उसमें से आपको 30% से 20% पोर्शन आपको आता ही होगा। ये मेरा वादा है आप सभी से, करके तो देखिए आप सभी लोग। मेरा कोई भी सेट जो मैं सॉल्व करा रहा हूं उसकी क्लास आप कम से कम एक अच्छे लेवल पर कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आगे की क्लास हमारी बहुत आसान लगेगी। अब आप प्ले लिस्ट उठाइए, जैसे हमारे लिए कमजोर है, आप प्ले लिस्ट उठाइए हमारी, जो हमने प्रीवियस पेपर में सॉल्व करा रहा हूं, जो इस टाइम सॉल्व करा रहा हूं, इसी को उठाइए और एक दो क्लास आगे की देखिए, फिर आपको ये जो सेट मैं सॉल्व करा रहा हूं ये और आसान लगेगा। अब चलिए आ जाते हैं खंडदा पर। हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे खंडदा पर, और इस टाइम हम प्रयास करते हैं कि एक सेट 2 पेपर में हो, दो क्लास में हो जाए। पिछला वाला सेट मैंने 2 क्लासों में ही सॉल्व किया, और ये वाला सेट भी मैं 2 क्लासों में ही सॉल्व कर रहा हूं। खंडदा चौथे का अगर का पार्ट बात करें तो इसमें बोला गया है कि गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम सब कोई जानता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। और गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ से या किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस गॉसियन पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम सभी लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताई जा चुकी है कि जो सीधा आवेशित तार होता है इसको एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले सेट में यही क्वेश्चन इसी स्थान पर, ये चौथे का पार्ट है, चौथे के का पार्ट सेट नंबर 1 में मैंने जो सॉल्व कराया यही क्वेश्चन था सेम। मैंने इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली थी, आपको याद होगा। फिलहाल मैं सही तौर पर बता दे रहा हूँ डेरिवेशन में क्या किया जा रहा है। एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली थी, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु माना था P, यहाँ पर एक बिंदु P माना था, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर था और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था वो शून्य हो गया था। इस पृष्ठ से गुजरने वाला ये दूरी r थी, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जब फ्लक्स निकाला गया था तो फाई E बराबर आ गया था E इंटू में ये आ गया था dA, या आप डायरेक्ट E इंटू A लिख लो और इंटू में cos। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र E था और जो क्षेत्रफल वेक्टर A था ये दोनों एक ही दिशा में थे, जिस वजह से इनके बीच जो एंगल बन रहा था वो 0 डिग्री बन रहा था। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा था, जिस वजह से इस गॉसियन पृष्ठ के इस मतलब फ्लक्स से इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया था शून्य। तो टोटल जो फ्लक्स गुजर रहा था उसके केवल वक्र पृष्ठ से ही गुजर रहा था। यहाँ पर एंगल लिए थे 0, तो फाई E बराबर आ गया था E इंटू में A। A क्या था? A था आपका इस बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ के स्थान पर कितना लिखे थे? 2πRL, L जहां थी इसकी लंबाई। अच्छा, फाई E बराबर गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आप लोग क्या पढ़े थे? गॉस की प्रमेय से आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फाई E होता है वो किसके बराबर होता है? Q/ε0 के बराबर होता है। बराबर हो जाएगा E इंटू में 2πR इंटू में L। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी चालक की प्रति इकाई लंबाई पर विद्युत आवेश की मात्रा L हो, तो आप लोगों ने पढ़ा लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो Q की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? लैम्डा L। इस वैल्यू को आप उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो लैम्डा L बटे में ε0 बराबर E इंटू में 2πRL। ये L से L आपका हो गया था कैंसिल। जब आप यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, E की वैल्यू निकाले थे, तो 1/2πε0, ये 2π आ गया था इधर बटे में, R भी बटे में आ गया था, और लैम्डा बटे कितना हो जाएगा? R। और यही अनंत आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था। बहुत आसान है, ठीक। इसको देखिए मैंने दोबारा भी एक मोटे मोटे तौर पर आपको करा दिया है, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती कि जिन क्वेश्चनों को मैंने भी कल ही परसों कराया उनको दोबारा रिपीट करूं मैं। इसलिए मैं कहता हूं एक पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगला देखिए चौथे का खा पाठ। चौथे का खा पाठ भी मैंने कहीं कराया था ये न्यूमेरिकल, और नहीं कराया था तो ध्यान से सुन लो। ये आपके 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई कराया था एकदम लिख के मैं दे सकता हूँ, मैंने कराया है। ये 2 ओम है, प्रतिरोध 2 ओम है, चाहे अपने विद्यालय में कहीं कराया हो वही। यहाँ पर संधारित्र लगा है, और ये संधारित्र 10 माइक्रो फैरेड का संधारित्र है, और यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है।
ये आपके सामने एक परिपथ व्यवस्था बनी हुई है। दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम 10 ओम के प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं और संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। सोचिए, क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं? सोचिए भैया, क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो संधारित्र होता है, संधारित्र को जब हम कुछ समय बैटरी से जोड़ देते हैं, यहां पर जैसे 2 वोल्ट की बैटरी लगी है डीसी, डीसी कैसे हम पहचाने, ये प्लस रहा है, ये माइनस रहा है। तो डीसी के लिए जो संधारित्र प्रतिरोध लगाता है वो अनंत लगाता है। मतलब ये अगर चार्ज हो गया, स्थायी अवस्था में चार्ज हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा, अनंत प्रतिरोध लगाएगा। और जब ये अनंत प्रतिरोध लगाएगा तो यहां से धारा इस 10 ओम के प्रतिरोध में नहीं जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। तो आपको कहना है कि स्थायी अवस्था में संधारित्र के आवेशित होने पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे स्थायी अवस्था में संधारित्र के आवेशित होने पर, जैसे ही ये संधारित्र आपका आवेशित हो जाएगा, आवेशित होने के बाद प्रतिरोध में, यहां पर ध्यान से समझिएगा, किस प्रतिरोध में, 10 ओम में, 10 ओम में प्रवाहित धारा शून्य होगी। कोई पूछे प्रवाहित धारा क्यों शून्य होगी, तो आप सीधे तौर पर यह चीज कहेंगे, इसलिए क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी धारा के लिए अनंत प्रतिरोध लगाता है, जिस वजह से ये धारा को इधर नहीं जाने देगा। तो 10 ओम में धारा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, अब मेरी बात को समझिए, ये 2 ओम और 8 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, मतलब ये आ जाएगा 10 ओम। कुछ गड़बड़ मैंने किया, कुछ भी मैंने गड़बड़ किया क्या? देखिए 2 ओम और 8 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अच्छा, परिपथ का विभवांतर पता है, धारा V बराबर हो जाएगा I बराबर V अपान R। विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। तो धारा हो जाएगी 0.2 एम्पियर की धारा हो जाएगी। भैया ये और ये अगर श्रेणी क्रम में है तो 2 ओम में धारा वही बहेगी, इसमें भी धारा वही बहेगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, संधारित्र का आवेश पूछा गया था, तो संधारित्र और 8 ओम किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो इनके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। कहेंगे C व 8 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः देखिए यहां पर अभी देखिए, अभी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। तो V बराबर क्या होता है, IR। I धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.2, प्रतिरोध कितना है, 8, तो विभवांतर हो जाएगा 1.6 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1.6 वोल्ट। अब जितना विभवांतर 8 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच स्थापित हुआ है, उतना ही C संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित होगा। तो C बराबर लगाएंगे सूत्र Q बटे में V। ठीक, तो हम यहां से आवेश की वैल्यू निकालेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा CV। C की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, और V की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6। तो ये आंसर आ जाएगा C बराबर 10 का गुणा 1.6 से करेंगे 16, और 10 की घात -6 को बोलेंगे माइक्रो, और ये आप चूंकि आवेश निकाल रहे हैं तो माइक्रो कूलम हो जाएगा। संधारित्र के सिरों पर आवेश ही पूछा गया था ना आपसे, हाँ आवेश आपसे पूछा गया था। संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, तो Q बराबर 16 माइक्रो कूलम आवेश हो जाएगा। चलिए भाई, बात समझ में आई कुछ कि नहीं समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन गा पार्ट, एम्पियर के नियम की सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भैया अभी ये क्वेश्चन कल कराया है कि परसों मैंने कराया, हाँ सेट नंबर 1 में मैंने कराया है, और बार बार कराने की कोई जरूरत नहीं। जो खंड दिया था जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, उसमें बताया था प्रणालिका क्या होती है, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक B बराबर μ0 NI, B बराबर μ0 NI। ठीक है, ये व्यंजक मैं करा चुका हूँ, बार बार अब ये क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं। ये डेरिवेशन भी करा चुका था, लेकिन हमने सोचा कि लाओ आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। बस अब प्रणालिका के कारण हो चुका था, एम्पियर के प्रति नियम का प्रयोग है, बार बार उसी चीज को कराने की इच्छा नहीं होती है। μ0 NI, ठीक, μ0 NI आपको करा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा अलग एक नए लेवल का नॉलेज मिले। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है,
आपसे ये पूछा गया है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबोत अक्ष के प्रति 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति। ये देखिए डेरिवेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने इतनी टाइम हमसे किया है, ये आया है, ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन है आपके चैप्टर में जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसमें एक डेरिवेशन मैं आपको बता दूं, किताब में हो सकता है कभी कभी कम देखने को मिलता है। डेरिवेशन का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत एल लंबाई की धात्विक छड़ को अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से जब घुमाया जाता है तो उस छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। छड़ के सिरों के मध्य जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, ई बराबर 1/2, ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक होता है। ये इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। 1 मीटर लंबी है धातु की छड़, एल बराबर आपको दिया है 1 मीटर, कोई भी दम नहीं है इसमें। और दिया गया छड़ अभिलंबोत अक्ष के प्रति 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति, 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति की बात हुई, से गुणन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा धातु के वलय से संपर्कित है। छड़ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 0.5 टेस्ला। आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि वलय अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना, ई बराबर निकालना है। सूत्र लगा दीजिए, ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसका निगमन किसी दिन हम करा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी की वैल्यू कितनी है 0.5, वैसे एक बार मैंने कराया है, पुरानी क्लास आप देख लीजिए, पढ़िए। ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा की वैल्यू 400, एल की अगर बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे भाई। इसको अगर हम काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 2 का देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बढ़ेगा 0, इस 0 से 0 को दीजिए काट, ये आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र इसके बाद है, मैंने हालांकि कई बार कराया है, लेकिन कल की जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी वो लेंस मेकर सूत्र से होगी, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है पतले लेंस के लिए सूत्र का निगमन करना है। क्योंकि प्यास बहुत लग गई, गला बहुत सूख गया है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो इस वजह से अब आज क्लास यहीं पर हम छोड़ते हैं। कल प्रयास करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन, जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जो क्वेश्चन इसमें मैंने आप लोगों को कराए होंगे, तरंगाग्र अपवर्तन की व्याख्या, लगभग क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम कराएंगे, सब कराएंगे। ऊर्जा बैंड वाला समझाया है, चलो ठीक, एक आधा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराया है, बाकी क्वेश्चन नहीं कराए। तो कल की क्लास ज्यादा बड़ी हो सकती है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। और क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।